अब आ जाता है ऑटो इम्यून कोलिंजाइटिस से है, ये मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक है हमारे कोलेस्टेसिस में। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ये कहते हैं ना कि जो ऑटो इम्यून कोलिंजाइटिस है ये भी वही कोलिंजाइटिस जैसे ही है, लेकिन इम्यूनिटी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ही आकर इसको ख़राब कर देता है, ऐसे ही हमारे पाइल डक्ट्स को। तो यहाँ पर दो तरह के डिसऑर्डर्स हमें मिलती है। सबसे पहले कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ऑटो इम्यून या इम्यून मेडिएटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, सही है, जो हमारे इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। वही बाइल डक्ट्स जो हमारे बिलियरी ट्री जो होता है वो लिवर के अंदर हो, सही है। तो वो दोनों कौन से, एक को कहते हैं प्राइमरी बिलियरी ट्री कोलिंजाइटिस, दूसरे को कहते हैं प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस। ये प्राइमरी बिलियरी ट्री कोलिंजाइटिस या प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस, इसमें क्या कहते हैं कि ये जो होते हैं नॉन सपोरेटिव या नॉन इन्फेक्शियस होता है, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन क्या करता है, ये डिस्ट्रक्शन करता है इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स की, लेकिन उसमें भी ये स्मॉल बाइल डक्ट्स की करता है और मीडियम बाइल डक्ट्स की करता है, लार्ज साइज बाइल डक्ट्स की नहीं करता। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो चीज़ें को ये कुछ नहीं कहते, एक लार्ज साइज इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री, यानी कि लिवर से बाहर जो बाइल डक्ट्स वगैरह जाते हैं उसको ये कुछ नहीं कहता, सही है। फिर जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, सही, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है, इसको पहले क्या कहते हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कहते हैं, लेकिन अब इसका नाम क्या है, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा कि सिरोसिस तक नहीं पहुंचता था, जिसके लिए हमने जनरलाइज टर्म रख दिया प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस। अब जेंडर वाइज अगर हम इसको देख लेते हैं, एज वाइज देख लेते हैं, तो फीमेल्स में इसका रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली। जब हम फीमेल टू मेल रेशियो देख लेते हैं तो ये 6:1 है, यानी कि 6 टाइम्स जो होते हैं फीमेल्स मोर कॉमनली इफेक्ट होते हैं कंपेरेटिवली टू मेन, सही है। और अगर एज वाइज हम देख लेते हैं तो ये मिडिल एज के वुमेन्स या मेल्स में होते हैं 40 to 50, सही है। इसके फैक्टर्स को हम देख लेते हैं किस वजह से ये मोस्ट कॉमनली इफेक्टिव होता है, इंक्रीज होता है, सेवेरिटी इसकी इंक्रीज होती है। वो सबसे पहले होते हैं इन्वायरमेंटल, क्योंकि जो यूरोपियन लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होती है, सही है। इसके अलावा इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि जिन लोगों को होता है उसके जो फैमिलीज मेंबर्स होते हैं वो भी हाई रिस्क पर होते हैं, उनमें भी बहुत सारे चांसेस आ जाते हैं कि उनको भी ये डिजीज इफेक्ट कर देते हैं। फिर इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में कहते हैं, उसमें सिंपली यही कहते हैं कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी वजह से एक्टिवेट होता है, लेकिन वो एक्टिवेशन की वजह होता है जो होता है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब ये हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देता है तो उसका हमें किस तरह पता चलता है, क्योंकि उस टाइम हमारे बॉडी के अंदर क्या बनती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज बनती है, सही, हमारे सीरम के अंदर। इसके अलावा वहाँ पर हमें टी सेल्स मिल जाते हैं जो कि किसके खिलाफ होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स के खिलाफ होते हैं, सही है, यानी कि टी रिएक्शन इसके खिलाफ काज करते हैं। इसके अलावा हमें इम्यूनिटी के अंदर भी चेंजेस मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, एबेरेंट यानी कि एबनॉर्मल MHC2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, कहाँ पर, बाइल डक्ट्स की एपिथेलियम में, सही है। इसके अलावा यहाँ पर हमें दूसरा चीज़ क्या मिलती है, ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स मिलती है, सही है। वो भी बाइल डक्ट्स के अंदर जो होते हैं अकोमोलेट हो जाती है बहुत सारे। अगर हम बाइल का कोई सैंपल ले लेते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे टी सेल्स मिलती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि वहाँ पर ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं, और ये एंटीबॉडीज किस चीज़ के खिलाफ बनते हैं, ये न्यूक्लियर पोर प्रोटीन्स के खिलाफ बनते हैं। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो बिलियरी ट्री की डिस्ट्रक्शन होती है वो किस चीज़ की वजह से होती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। अब इसके बाद इसकी मार्कोलॉजी आ जाती है, सही है। तो मार्कोलॉजी में क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, लिम्फोप्लास्टिक इन्फ्लेमेशन होते हैं। अब लिम्फोप्लास्टिक इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन में जो सेल्स आए होते हैं वो लिम्फोप्लास्टिक होते हैं। उनमें प्लाज्मा सेल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये यहाँ पर ग्रेनुलोमास बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, सही है। ग्रेनुलोमास वही थी कि लीजन की इर्द गिर्द हमारे लिम्फोसाइट सेल अटैच हो जाते हैं और एक मास बनाते हैं जिसको हम ग्रेनुलोमा कहते थे। अब यहाँ पर ये ग्रेनुलोमास बनाएँगे या नहीं बनाएँगे, लेकिन एटलीस्ट इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या करेंगे, वो डिस्ट्रक्शन करेंगे इंटरलोबुलर बाइल डक्ट्स की, सही है। अब इसके लिए हम क्या कर देते हैं, बायोप्सी कर देते हैं। तो बायोप्सी में हम यहाँ पर किसी किस्म का एक्टिव लीजन नहीं देख सकते, सही है, यानी कि इसका सिंपली माना ये है कि ताज़ा ज़ख्म नहीं होती यहाँ पर। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो पोर्टल ट्रैक्ट होते हैं, सही है, जहाँ पर वहाँ पर 3 कैनाल्स होते थे, आप सबको पता है, वो डिस्कस किया, वहाँ पर जो बाइल डक्ट होता है वो एब्सेंट होता है, सही है। बाकी जो आर्टरी और वो होता है वो प्रेज़ेंट रहता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि एक बाइल डक्ट पर क्या होता है, इम्यून सिस्टम ने अटैक किया होता है, लेकिन इसके साथ की जो डक्ट्स होते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। ये क्यों, वही एमएचसी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर उसकी वजह से होता है, यानी कि जिन बाइल डक्ट्स के ऊपर एमएचसी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस किया होते हैं उनको इम्यून सिस्टम अटैक कर देते हैं, जिन पर नहीं होता उनको अटैक नहीं करते। इसी तरह यहाँ पर डक्टिवुलर रिएक्शन होता है, और डक्टिवुलर रिएक्शन की वजह से वहाँ पर जो फिब्रोसिस बनती है वो कहाँ बनती है, पोर्टल टू पोर्टल सेप्टल फिब्रोसिस, यानी कि एक जगह पर पोर्टल ट्रैक है और दूसरी जगह पर पोर्टल ट्रैक है, तो इसके दरमियान में जो टिश्यू होता है उनमें क्या हो जाता है, फिब्रोसिस हो जाते हैं।
अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट ना करें तो इसकी ये 2 रास्ते अख्तियार करते हैं। एक क्लासिकल रास्ता होता है जैसे जहाँ पर क्या होते हैं, हमारे बाइल डक्ट्स जो होते हैं वो लास्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर सिरोसिस का प्रोसेस एक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से कोलेस्टेसिस होते हैं। दूसरा ये एक अल्टरनेटिव पाथवे अख्तियार कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाते हैं। और वहाँ पर किसी किस्म की कोलेस्टेसिस हमें नज़र नहीं आती। क्लिनिकल फीचर में इसकी क्या कहते हैं कि मोस्टली पहले-पहले ये क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है यानी कि इनिशियली। लेकिन इसके बाद क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक फेज़ के बाद वहाँ पर जो सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल होता है वो राइज़ कर जाता है। और जब ये राइज़ कर जाता है तो इसके साथ-साथ इचिंग यानी कि प्रूराइटस और फटीग यानी कि एनर्जी की कमी इंसान को महसूस होती है। इसे है लेफ्ट फाइंडिंग में हम इसकी क्या देते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस देखते हैं, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ बनती है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़। ये 90 टू 95% केसेज़ में होता है और ये हॉलमार्क है किस चीज़ के लिए, प्राइमरी बिलियरी कोलेस्टेसिस के लिए से है। अब बायोप्सी हम कर लेते हैं, बायोप्सी के लिए किस चीज़ के लिए होती है, कन्फर्मेशन हम करते हैं प्राइमरी बिलियरी कोलेस्टेसिस की और यहाँ पर हमें क्या मिलता है बायोप्सी में, फ्लोराइड डक्ट लीचन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की बाद में जो स्कार्स बनते हैं उनको कहते हैं, सही है। और ये क्या है, इससे कन्फर्मेशन होती है हमारे प्राइमरी बिलियरी कोलेस्टेसिस की क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं, तो इसकी ट्रीटमेंट हम यूज़ कर देते हैं ओरल ऑर्थोडिक्स डीऑक्सीकोलिक एसिड से है। ऑर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड है, ये क्या है? ये अब जब हम ओरली दे देते हैं तो ये चला जाता है और हमारे बाइल की कंपोज़िशन को चेंज कर देते हैं। जब बाइल की कंपोज़िशन को चेंज करे तो हमें क्या मिलता है कि डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन में डिक्रीज़ आता है। लेकिन ये कौन-से मैकेनिज़्म से करता है, इसका मैकेनिज़्म अननोन है, सही है। लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट के बाद हमें बहुत सेकेंडरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन होती है, बहुत सारे काले-काले दाग आ जाते हैं, येलो दाग आ जाते हैं। इसके अलावा ज़ेनिथेलास्मा से है, ये क्या होता है, ये हमारे जो आईलिड होते हैं इसके ऊपर येलो कलर की निशान इस तरह यहाँ पर है, सही है। इस तरह के निशान आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं, स्टूटूरिया आ जाता है। यहाँ पर बाइल की वजह से हमारे फैट्स की एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती जिसकी वजह से हमारे जो फीसेस होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है जिसको स्टूटूरिया कहते हैं। इसके अलावा जो विटामिन डी की एब्ज़ॉर्प्शन होती है वो एब्नॉर्मल बन जाती है जिसकी वजह से विटामिन डी मॉल एब्ज़ॉर्प्शन रिलेटेड ऑस्टियोमलेसिया बन जाता है या ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं यानी कि बोन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा शुगरिन सिंड्रोम हो जाता है। शुगरिन सिंड्रोम का दूसरा नाम सीका कॉम्प्लेक्स भी है। इसमें क्या होता है कि उस बंदे के आइज़ और माउथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होते हैं यानी कि हार्डिंग ऑफ टिश्यूज़ होती है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है यानी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है और सीलिएक डिजीज़ भी होती है, सही है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका जो फाइनल और आखिरी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लिवर ट्रांसप्लांट। अब इसके दूसरे टाइप पर आ जाते हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस पे, सही है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन के साथ-साथ यहाँ पर ओब्लिटरेटिव फिब्रोसिस होते हैं यानी कि डैमेजिंग फिब्रोसिस होते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये आ जाते हैं और बाइल डक्ट को डैमेज करते हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक भी, इंट्रा हेपेटिक भी। जबकि वहाँ पर जो यहाँ पे जो होता था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या काज़ करता था, प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस वो इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स को डैमेज करता है, एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं कहता था, सही है। और ये वहाँ पर क्या कर देते हैं, जो प्रिज़र्व सेगमेंट्स होते हैं, सही है, हमारे लिवर में जो ओरिजिनल फॉर्म में हेल्दी फॉर्म में सेगमेंट्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, सही है। इस बंदे की एमआरआई हम देख लेते हैं, उसमें बीडी अपीयरेंस होते हैं। अब ये बीडी अपीयरेंस क्यों होते हैं, क्योंकि जो बाइल डक्ट्स होती है उनमें कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ जगहों पर डायलेशन होती है, वहाँ पर हमारे इंट्राहेपेटिक की भी और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट की भी, जिसकी वजह से बीडी अपीयरेंस नज़र आता है, सही है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लेते हैं ना, ये यहाँ पर डायलेशन है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर डायलेशन है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर इस तरह। तो एमआरआई में हम इसको देख लेते हैं तो फिर इसी तरह के अपीयरेंस होते हैं, सही है, इसको बीडी अपीयरेंस कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी देख लेते हैं, डायलेशन एंड कंस्ट्रक्शन से है तो एक्स्ट्रा हेपेटिक भी और इंट्रा हेपेटिक दोनों में होता है। अब 70% ऑफ द केसेस में इसके साथ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है। अगर हम मोस्ट स्पेसिफिकली हम चले जाते हैं तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। एज और जेंडर वाइज़ अगर हम देख लेते हैं तो मेल्स में जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। मेल्स टू फीमेल रेशियो क्या है, 2:1 है। जबकि बिलियरी कोलिंजाइटिस जो था वहाँ पर फीमेल प्रेडोमिनेंस था। यहाँ पर एज कितना होता है, मोर देन 50, वहाँ पर 40 टू 50 एज में लोगों को इफ़ेक्ट करता था। अब इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है, सही है। तो पैथोजेनेसिस अगेन ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सही है। तो इम्यून मेडिएटेड होगा इसका पैथोजेनेसिस। यहाँ पर 2 क्लेम्स बताते हैं यानी कि 2 तरीके बताते हैं या हम कह सकते हैं कि 2 मैकेनिज़्म बताते हैं। सबसे पहला क्लेम जो कि ये इम्यून मेडिएटेड डिजीज़ है या नहीं है वो कौन-सा है, वो ये है कि यहाँ पर हमें टी सेल्स मिलते हैं, वो भी पेरिडक्टल रीजन में या पेरिडक्टल स्ट्रोमा में, सही है।
इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज होती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑटो एंटीबॉडीज होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द बिलियरी डिजीज से है। इसके अलावा ये एसोसिएट होते हैं एचएलए मॉलिक्यूल से और एमएचसी एलील्स के साथ सही है। इसमें जो एचएलए होता है वो भी एचएलए बी8 है। इसके अलावा ये लिंक करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, जो कि वहाँ पर भी इम्यूनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा ये जेनेटिक फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को ये होता है तो उनको के फैमिलीज को हाई रिस्क होता है और उसको बहुत इजीली ये सस्पेक्ट करते हैं। सेकंड क्लेम क्या है ऑटो इम्यून मेडिएटेड डिजीज के लिए? ये लोग कहते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जब एक बंदे को हो जाता है तो वो क्या कर देता है, वहां से फिर ये माइग्रेट कर देता है लिवर को, सही है। जब लिवर को ये माइग्रेट कर देता है, जाहिर बात है यहाँ पर पोर्टल सिस्टम ऐसी है उसके थ्रू, तो वहां पर ये इस तरह एक्ट करता है जिस तरह की ये एक एंटीजन हो जो बाइल डक्ट के ऊपर आ जाता है, जो कि क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन होता है और इसी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को ये ट्रिगर कर देता है। जब इम्यून सिस्टम को ये ट्रिगर कर देता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन बॉडी है हमारे बाइल डक्ट के एपिथेलियम में, और वो आकर हमारे बाइल डक्ट को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। यहाँ पर जो एंटीबॉडीज पाई जाती है उसका बहुत बड़ा नाम है, जिसको पेन का या पेंसा भी कहते हैं, पेरिन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोपिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करता है, ये ढूंढते हैं न्यूक्लियर एनवेलप प्रोटीन्स को, और 80% ऑफ द लोगों में ये पाया जाता है, ऐसे है। अब ये मैकेनिज्म अननोन है कि ये एंटीबॉडी किस तरह जो होता है स्क्लेरोजिंग डिजीज काज करती है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है तो मॉर्फोलॉजी में जाहिर बात है ये स्मॉल बाइल डक्ट्स के साथ साथ लार्ज बाइल डक्ट्स को भी इफेक्ट कर ऐसे ही, जबकि बिलियरी में क्या होता था कि वो लार्ज बाइल डक्ट को इफेक्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पर जब स्मॉल बाइल डक्ट को ये इफेक्ट करती है, जो कि इंट्रा हेपेटिकली स्मॉल बाइल डक्ट को इफेक्ट करती है, तो उनमें ये क्या कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्मॉल यानी कि माइल्ड इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। और ये माइल्ड इन्फ्लेमेशन टाइम के साथ-साथ इस हद तक पहुँच जाता है कि वहाँ पर फिब्रोसिस करता है, लेकिन ये फिब्रोसिस किस पैटर्न में होते हैं, सर्कमफेरेंशियल यानी कि इस तरह के पैटर्न में होते हैं, जिस तरह के ऑनियन की स्किन होती है, सही है। और ये कहाँ पर होता है, ये जो डक्ट होता है बाइल डक्ट उसके इर्द-गिर्द होती है, सही है, लेकिन एट्रोपिक डक्ट होती है। सिंपली मतलब ये कि वहाँ की जो बाइल डक्ट होती है उनके अच्छी तरह वो नॉरिश नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्मॉल हो जाती है, इसलिए एट्रोपिक का लफ्ज़ यूज़ किया है। और टाइम के साथ-साथ फिब्रोसिस की वजह से वहाँ पर क्या बन जाती है, एक स्कार बन जाती है, जिसको हम टोम्बस्टोन स्कार कहते हैं, सही है। लार्ज हेपेटिक डक्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली एक्स्ट्रा हेपेटिक होते हैं, सही है। और ये रिज़ेम्बल करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरह की इन्फ्लेमेशन को। और यहाँ पर सबसे पहले कौन से न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, सही है, इन्फ्लेमेशन में। जबकि जो बिलियरी कोलिंजाइटिस था वहाँ पर क्या आता था, लिम्फोप्लास्टिक सेल्स आती थी, सही है, यानी कि प्लाज्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली और लिम्फोसाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वाली सेल आती थी। और यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, स्कारिंग हो जाती है, और स्कारिंग की वजह से ल्यूमेन भी नैरो हो जाती है। तो इन सब की वजह से हमारे लिवर में डिजीज़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सिरोसिस हो जाता है, और आखिर में ये लीड करता है किस चीज़ को, कोलेस्टासिस को। अब आगे क्या कहते हैं कि 7% ऑफ द पेशेंट में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कार्सिनोमा हो सकता है, या तो ये बिलियरी इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया होगा, जो कि वो एडिनोकार्सिनोमा से रिलेटेड ऐसे है, या ये कोलेंजियोकार्सिनोमा होगा। अब इसकी क्लिनिकल फीचर में आ जाते हैं तो लैब फाइंडिंग के बारे में सबसे पहले इन्होंने बात की है कि इसमें अल्कालाइन फॉस्फेटेस जो होता है वो ज़्यादा एलिवेट कर देता है, ऐसे है। और ये मोस्टली किस वजह से, क्योंकि एसोसिएटेड होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से। तो स्पेसिफिकली जिन पेशेंट्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो उनमें ये होता है, और 70% लोगों में क्या होता है, ये एसोसिएटेड होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। साइन सिम्पटम्स में पहले जनरल सिम्पटम्स एक्सप्लेन करते हैं कि फटीग होता है, प्लूराइटिस होता है यानी कि स्किन इचिंग, और जॉन्डिस होता है, ऐसे ही। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि असेंडिंग कोलिंजाइटिस जो होता है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस कर सकता है, ऐसे है। इसके अलावा ये हमारे बाइल डक्ट को भी इफेक्ट करते हैं और गॉल ब्लैडर को भी इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा ये एसोसिएटेड होता है ऑटो इम्यून पैनक्रियाटाइटिस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ इस पहले बात एपिथेलियम के हिस्से में है, दूसरी बात ये है कि दोनों डक्ट में एक जैसा एपिथेलियम है, और दूसरी बात ये है कि ऑटो इम्यून सिस्टम जो है यहाँ पर ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह होता है, सही है। इसके अलावा हमें क्रोनिक लिवर डिजीज के सिम्टम मिलते हैं, जिस तरह स्टोरिया है, सही है, यानी कि हमें जो स्टूल्स होते हैं उसमें फैट्स के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ये सटिस्फैक्टरी नहीं होता, जिस तरह वहाँ पर बिलियरी कोलिंजाइटिस में होता था, सही है। हम क्या यूज़ करते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ये इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट में इतना इफेक्टिव नहीं है, सही है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक डायलेशन कर देते हैं विद स्फिंक्टेरोटमी, ताकि वहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल डक्ट हो डायलेट हो जाए। इसके अलावा स्टंटिंग करते हैं, वहाँ पर हम एक स्टंट रखते हैं। ये दोनों किस चीज़ के लिए होता है, ये दोनों इस चीज़ के लिए होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उससे हमें रिलीफ मिले, सही है, लेकिन ये भी कंप्लीट और अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। इसके अलावा एट द एंड बंदे का एंड लिवर स्टेज डिजीज़ पर चला जाता है, और इसके लिए ये एक ही ट्रीटमेंट है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट।
अब इस डायग्राम में इसकी बहुत ज़्यादा क्या है रिपीटिशन है, यानी कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, बिलियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर हाइपर डायलेशन होते हैं, जिसकी वजह से बीडी अपीयरेंस देता है। सबसे पहली बात, कोलिंजियोकार्सिनोमा भी ये काज कर सकता है, सही है। इसके अलावा यहाँ पर फटीग होगा और जॉइंटिस होगा, सही है। इसके अलावा यहाँ पर जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहाँ पर पेन होगा, जहाँ पर लिवर पड़ा रहता है। इसके अलावा ये कोलिंजाइटिस भी काज कर सकते हैं, सही है। फ्लोराइटिस भी होगा और सिरोसिस तक लीड करता है, अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा ये एसोसिएट करता है किस चीज़ के साथ, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। अभी इन दोनों की कंपैरिजन है और ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज वाइज के लिए, सही है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ये करेक्ट यानी पैरामीटर्स यहाँ पर है, फिर प्राइमरी कोलिंजाइटिस है यहाँ पर, और फिर प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस है, और फिर प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस है। एज वाइज अगर हम ये देखें तो ये 50 ईयर्स में होता है, जबकि ये 30 टू 40 ईयर्स में होता है। वहाँ पर बुक की थ्योरी में 30 टू 50 लिखा है, फिर मोर देन 50 लिखा है, इस तरह कुछ है, लेकिन यहाँ पर इस तरह है। ये टेबल वाले बहुत ऑथेंटिक होते हैं, सही है। फिर जेंडर वाइज हम देखें तो ये 90% जो होते हैं फीमेल्स में प्रिडोमिनेंस रखता है, ये 70% मेल में प्रिडोमिनेंस रखता है। क्लिनिकल कोर्स में देखें तो ये जो बिलियरी कोलिंजाइटिस होता है ये प्रोग्रेसिव होता है, जबकि अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, कभी नॉन प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। इसके अलावा एसोसिएटेड सिंड्रोम्स इन दोनों में क्या क्या हो सकते हैं, सही है। जो बिलियरी कोलिंजाइटिस है उसमें क्या होता है, शुगरिन सिंड्रोम होता है, जिसमें ड्राई माउथ एंड ड्राई आईज होते हैं, ये 70%। स्क्लेरोडर्मा के साथ ये 5% एसोसिएटेड होता है, और थायराइड डिजीज के साथ ये 70%। जबकि जो स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस है ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ 70% होते हैं, और मोस्ट पर्टिकुलरली किस चीज़ के साथ क्या होता था, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, सही है। इसके अलावा पेनक्रियाटाइटिस भी ये काज कर सकते हैं, और कोलिसिस्टाइटिस भी ये काज कर सकते हैं, उसके साथ भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। इसके अलावा इडियोपैथिक फिब्रोसिस डिजीज के साथ भी ये इन्वॉल्व हो सकता है, पार्टिकुलरली रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस। सीरोलॉजी यानी कि लैब फाइंडिंग में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 95% एंटी माइटोकार्डियल एंटीबॉडी पॉजिटिव होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव 20% होता है, 40% एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी होता है। यहाँ पर अगर हम एंटी माइटोकाइनल एंटीबॉडी को देखें तो 0 टू 5% होता है, एंटी न्यूक्लियर 6% होता है, और एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी क्या होती है, 65% होते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमनली हम इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर मोस्ट कॉमनली हम इस चीज़ को देखते हैं, सही है। रेडियोलॉजी में हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर्स नॉर्मल होते हैं, जबकि यहाँ पर स्ट्रक्चर इज इन बीडिंग्स होते हैं, यानी कि एक जगह पर डायलेशन होती है, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर डायलेशन होती है, फिर कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से हमें बीडी अपीयरेंस देते हैं, सही, जिस तरह तस्बीह होते हैं। इसके अलावा अगर हम डक लीजन को देखें तो यहाँ पर फ्लोराइड डक लीजन होता है, और जो स्मॉल डक्स होते हैं वो नंबर में डिक्रीज हो चुके होते हैं, लॉस हो चुके होते हैं, सही है। अगर हम पोर्टल ट्रैक्ट्स में देख लेते हैं तो वहाँ पर मोस्टली बाइल डक्ट हमें एब्सेंट दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन होते हैं, एक्स्ट्रा हेपेटिक लार्ज डक स्मॉल डक की, सॉरी, एक्स्ट्रा हेपेटिकली लार्ज डक की, और इंट्रा हेपेटिकली स्मॉल डक्स की, सही है। इसके अलावा पिब्रोटिक ऑब्लिटरेशन होते हैं ऑफ द मीडियम इन स्मॉल साइड इंट्रा हेपेटिक डक्ट, सही है। जो इंट्रा हेपेटिकली होती है वो मोस्टली मीडियम इन स्मॉल साइज होती है, और एक्स्ट्रा हेपेटिकली लार्ज साइज होती है।